LLB फाइनल ईयर। जैसा कि पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कि जो अरेस्ट के ऊपर मेरा लेक्चर चल रहा था, और मैंने पिछले टर्म पर आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरेस्ट एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ अरेस्ट, ये सब चीज़ें मैंने जो प्रिलिमिनरी बातें हैं वो मैंने डिस्कस की। और आज के लेक्चर में मोड ऑफ अरेस्ट की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अरेस्ट किया जा सकता है। तो जो CRPC में प्रोविज़न है उसमें दो तरह के अरेस्ट का प्रोविज़न है, एक अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विथ ए वारंट एंड अरेस्ट विदाउट ए वारंट। तो अरेस्ट विथ ए वारंट कब किया जाता है और अरेस्ट विदाउट ए वारंट कब किया जाता है, इसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में डिटेल चर्चा करेंगे। बहुत ब्रीफ में यहाँ पर एक एक लाइन लिखी हुई है कि अरेस्ट मेड इन परसुएंस ऑफ ए वारंट इशूड बाय अ मजिस्ट्रेट। तो जो मजिस्ट्रेट, पहली बात तो ये कि विथ वारंट कब होता है, तो जब मजिस्ट्रेट वारंट करता है। वारंट इशू करने का जो पावर है वो एक्चुअली मजिस्ट्रेट को ही है। तो मजिस्ट्रेट जब वारंट इशू करता है और तब गिरफ्तारी होती है तो उसको कहते हैं अरेस्ट विथ ए वारंट। और अरेस्ट विदाउट ए वारंट, अरेस्ट विदाउट सच ए वारंट बट मेड इन अकॉर्डेंस विद सम लीगल प्रोविजन परमिटिंग सच एन अरेस्ट। तो CRPC में कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कि उस कंडीशंस में पुलिस को बिना वारंट के अरेस्ट करने का पावर है। जैसे खासतौर से हीनियस क्राइम के कंडीशन में, यानी गंभीर अपराध की सूचना मिली हो, या पुलिस के सामने कोई अपराध हुआ हो, या पुलिस के सामने कोई ऐसा अपराधी छुपा हुआ हो जिसपे संदेह है, तो ये सब प्रोविजन डिटेल के प्रोविजन है। तो फिलहाल यहाँ पर आप ये चीज समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को दो तरह से अरेस्ट किया जा सकता है, एक तो अरेस्ट विद ए वारंट और दूसरा अरेस्ट विदाउट ए वारंट। वारंट कौन इश्यू करता है, तो मजिस्ट्रेट इश्यू करता है। अब इसके आगे की हम चर्चा करते हैं। पहले अरेस्ट विद ए वारंट, इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या मतलब है इसका। अरेस्ट विद ए वारंट, देखिए अरेस्ट जब भी विद ए वारंट होता है तो ये हमेशा मजिस्ट्रेट इशू करता है, जैसा कि पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया। द वारंट इज एन ऑर्डर एड्रेस्ड टू अ सर्टेन पर्सन डायरेक्टिंग टू हिम टू अरेस्ट द एक्यूज्ड एंड द प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट। इसमें सारी बातें आ रही कि पहली बात वारंट क्या है, तो ये एक आदेश है। किसके प्रति आदेश है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति आदेश है जिसको कि मजिस्ट्रेट अथॉरिटी दे रहा है अरेस्ट करने का, ठीक है। और अरेस्ट क्यों किया जाएगा, तो उस एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी बातें इसमें आ गई कि वारंट क्यों इशू किया जाता है, कौन इशू करता है, कब इशू करता है और क्या पर्पस है इशू करने का। A warrant of arrest may be issued by a magistrate after taking cognizance of any offence, whether it is cognizable or non-cognizable. जब कोई अपराध कॉग्निबल और नॉन कॉग्निबल क्या है, ये दो लेक्चर पहले हमने ऑफेंस जब डिस्कस किया था उसमें सारी चीजें आपको बता दी थी। तो आपको ध्यान होगा कि कॉग्निबल ऑफेंस का क्या मतलब है और नॉन कॉग्निबल का मतलब क्या है। यानी सामान्य तौर पर 3 साल से कम अपराध वाले नॉन कॉग्निबल है और 3 से अधिक अपराध सजा वाले अपराध कॉग्निबल ऑफेंस है। तो जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है तो वो वारंट इशू कर सकता है, ठीक है ना। The CRPC give discretion to issue warrant to magistrate if the circumstances so deemed in a particular case. यहाँ पर डिस्कशन की बात की गई है। हर केस में जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट अरेस्ट करने के वारंट इशू कर ही दे, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्कशन पावर है उसका, यानी एक विवेकाधिकार है। जब उसे समझता है कि दिए हुए परिस्थितियों में मामले की आवश्यकता है कि उसको अरेस्ट करना जरूरी है, तो वहां पर वो अरेस्ट वारंट इशू करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, if at any time the magistrate has reason to believe that the accused has absconded or would not obey the summon, he may issue a warrant for his arrest. मामला कोई दर्ज हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बता दें प्रोसीडिंग्स, हालांकि बहुत सबसे पहले स्लाइड में मैंने ये चीज़ चर्चा कर चुके कई बार कि कोई व्यक्ति FIR दर्ज होता है तो उसके बाद फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अगर वो कॉग्निबल है तो बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेगी, नॉन कॉग्निबल है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट करेगी। उसके बाद वो बेल वेल करा के घर चले जाता है। फिर जब केस खुलता है उसमें उसकी प्रेजेंस जरूरी होती है। प्रेजेंस जरूरी होती है तो उस वक्त मजिस्ट्रेट जो है उसको समन इशू करता है। लेकिन अगर किसी समय ऐसा लगता है कि कोई अपराधी के विरुद्ध कोई मामला, अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला चल रहा है
और वो फरार होने वाला है किसी कारण से, तो वहां पर ऐसे कंडीशन में अगर मजिस्ट्रेट को इस बात से अवगत कराया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसके अरेस्ट का ऑर्डर भी निकाल सकता है। या जब कॉग्निजेंस ले लेता है और मामले की सुनवाई शुरू होती है तो समन जारी किया जाता है और पुलिस मजिस्ट्रेट को लगता है कि समन को ओबे नहीं करेगा, यानी समन पे वो नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में भी वो अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। In case of cognizable offence, the police is under a legal duty to apprehend every person whom it is legally authorized to apprehend, and police arrest such person and produce them before the court during investigation, and therefore the magistrate has no occasion in practice for issuing a warrant after taking cognizance of a cognizable offence on a report। जैसा कि मैंने कहा कि 154 सीआरपीसी में जब एफआईआर दर्ज होता है कॉग्निजेबल गंभीर मामलों में, तो पुलिस को पावर है कि वो बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सके। और ऐसे कंडीशन में अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में पुलिस मजिस्ट्रेट को ये मौका ही नहीं होता है कि वो वारंट इशू करे। तो मजिस्ट्रेट किस मामले में वारंट इशू करेगा? कुल मिलाकर एक तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तब वारंट इशू करेगा, या कोई केस दर्ज हुआ हो और केस की सुनवाई हो और उसकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करनी हो और ऐसा लगता हो मजिस्ट्रेट को कि वो भाग गया है या समन को ओबे नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर सकता है। अदरवाइज पुलिस को सुओ मोटो पावर दिया गया है। However, it may take cognizance of any offence upon receiving a complaint or upon information received from any person or upon the knowledge of the magistrate himself, then he may issue warrant by taking the cognizance of a cognizable offence। कई बार ऐसा होता है कि सीआरपीसी 154 में जो कि एफआईआर दर्ज करने की प्रोविजन बताता है, तो अगर मान लो कि किसी थाने के अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो अगर आप कंटिन्यू लेक्चर सुन रहे होंगे तो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने इन चीज़ों को कई बार कवर किया है। उस कंडीशन में वो कंप्लेंट दर्ज कराता है। अब कंप्लेंट दर्ज कराता है तो हो सकता है कि वो कॉग्निजेबल मामला ही हो, ठीक है, और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो उस कंडीशन में जब कंप्लेंट दर्ज कराएगा तो मजिस्ट्रेट उस स्थिति में उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाल सकता है। ये चीज़ें कई चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं कि कई बार पुलिस की ऐसी कार्रवाई होती है कि गंभीर मामलों में भी वो रिपोर्ट नहीं लिखती है, या रिपोर्ट लिख भी देती है तो मजिस्ट्रेट उसके अक्यूज उसके सामने है लेकिन किसी कारण से वो कई बार अक्यूज को अरेस्ट नहीं करती है, तो उस कंडीशन में फिर वो ग्रीवांस मजिस्ट्रेट के सामने जाती है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स आते हैं, फिर उसको अरेस्ट करना जरूरी हो जाता है। तो ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस है। सीआरपीसी में जो प्रोविजंस हैं वो बेसिकली बहुत ही आइडियल पोजीशंस लिखी हुई हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में कई बार उस आइडियल सिचुएशन का हमको वायलेशन देखने को मिलता है। जब आप कोर्ट जाएंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत इजीली नज़र आएंगी कि कई बार सीआरपीसी के प्रावधानों की उतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता जैसा कि पुलिस को करना चाहिए। In case of non-cognizable offence, the magistrate may issue a warrant for arrest for taking the cognizance of non-cognizable offence, basing on a police report in accordance with the rules provided by CRPC under section 70 to 81। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो मजिस्ट्रेट तो उस कंडीशन में पुलिस स्वयं तो गिरफ्तार कर नहीं सकती, तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेती है और परमिशन के उस समय मजिस्ट्रेट उसको उस मामले का कॉग्निजेंस लेकर और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में अरेस्ट करने का परमिशन दे सकती है, जो कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर होगा। तो इस तरह से ये कंडीशंस हैं जबकि कब वारंट इशू करेगी और कब वारंट इशू नहीं करेगी, या कब कर सकती है और कब नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें अरेस्ट करने के वारंट से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से इससे क्लियर हो गया होगा कि मजिस्ट्रेट जो है कब वारंट इशू करेगी और कब वारंट इशू कब इशू करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 स्लाइड इस पे और है कि अरेस्ट विदाउट ए वारंट। विदाउट ए वारंट अरेस्ट कैसा होता है और कब किया जाता है? There may be circumstances where prompt and immediate arrest is needed to prevent a dangerous person who has committed a serious crime from absconding and to avoid the danger sudden outbreak of crime। ये चीज़ें दूसरे प्रोविजंस में लिखी हुई हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अरेस्ट से आपको कोरिलेट करना था इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है जस्ट, और कोई पर्पज़ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई डेंजरस
पर्सन है जो गंभीर अपराध करने की संभावना है, जो छुपा हुआ है, गंभीर अपराध करने की संभावना है, या वो गंभीर अपराध करके भागा हुआ है, और हो सकता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए वो खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इन सभी कंडीशंस में पुलिस को सुओ मोटो पावर है कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। Under such circumstances, there will be no time to approach a magistrate and obtain a warrant from his arrest. इसका कारण भी इसमें बताया गया है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इमीडिएट अरेस्ट करने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर पुलिस को मतलब ये छूट क्यों दी गई, क्योंकि पुलिस के पास अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाए और उसे वारंट के लिए दरख्वास्त करे और मजिस्ट्रेट वारंट इशू करे और उसके बाद उसको गिरफ्तारी करने के लिए प्रोसीड करे, तो इस बीच जिन चीज़ों की आशंका है वो चीज़ें हो सकता है घटित हो जाए। हो सकता है कि वो क्राइम कमिट करते हैं, हो सकता है वो शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, या हो सकता है कि जहां पर छुपा है पुलिस को जानकारी और वो वहां से निकल भागे। तो ये बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस को ये पावर दिए गए हैं कि पुलिस जो है बिना वारंट के उसको तुरंत ही अरेस्ट कर दे। द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज टू मेक अरेस्ट डिसीजन एट इट्स डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी जब आप अरेस्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ कई जगह मे वर्ड यूज किया गया, शैल नहीं यूज किया गया, यानी कोई गंभीर अपराध के केस में भी जरूरी नहीं है कि उसको अरेस्ट कर ही ले। ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन है? पुलिस है। तो पुलिस अगर लगता है कि नहीं ये व्यक्ति भागेगा नहीं और न्यायालय में टाइम से उपस्थित हो जाएगा तो नहीं भी अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर उसे अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन शैल वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए बाध्यता नहीं है पुलिस के लिए कि वो उसको अरेस्ट करेगी। However, judicial security is required in all such judicial scrutiny is required in all such arrest made by the investigating agency. तो जमानत का जो प्रोविजन बना है वो इसीलिए बना हुआ है। ये एक्चुअली क्या है? जुडिशियल स्क्रूटनी है। पुलिस को लगता है कि इसने गंभीर अपराध का इसके ऊपर आरोप है, या पुलिस को संदेह है, तो पुलिस ने तो उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर जो मजिस्ट्रेट सामने पेश की जाती है वो इसीलिए पेश किया जाता है कि पुलिस उसके अरेस्ट को स्क्रूटनी करती है, सॉरी मजिस्ट्रेट जो है उसके अरेस्ट को स्क्रूटनाइज करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं उसको अरेस्ट किया जाना बहुत जरूरी नहीं था, ठीक है उसके ऊपर आरोप है, लेकिन उसको बिना जेल में रखे भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई को की जा सकती है और वो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, तो मजिस्ट्रेट उसको बेल दे देगा। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, सेटिस्फाई कर दिया जाता है कि नहीं ये व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या वो फेयर जांच में बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट उसको बेल देने से मना भी कर सकता है और उस कंडीशन में उसके अरेस्ट को जस्टिफाई ठहरा सकता है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट आर मेनली एंड वाइडली कन्फर्म्ड ऑन द पुलिस, but in some circumstances they may be confirmed on private person and magistrate also. जो बेसिकली अरेस्ट करने का जो प्रावधान है सेक्शन 41 ऑनवर्ड, ये पुलिस को दिया गया है वाइडली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर केवल पुलिस ही करेगी, पुलिस के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आगे के प्रोविजंस हम देखेंगे जिसमें कुछ स्थितियों में एक प्राइवेट पर्सन या मजिस्ट्रेट के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई गंभीर अपराध किया हुआ है या गंभीर अपराध करके छुपा हुआ है, या ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर संदेह है कि वो कोई गंभीर प्रकार के अपराध को अंजाम दे सकता है और वहां पर पुलिस उपलब्ध नहीं है, तो वहां प्राइवेट पर्सन को भी कानूनी अधिकार देता है कि वो व्यक्ति को वो संदेहास्पद व्यक्ति को अरेस्ट कर ले। और लेकिन ये अरेस्ट कब तक होगा? ये अरेस्ट सिर्फ पुलिस के वहां पर उपलब्धता होने तक ही होगा। इसको हम प्राइवेट डिफेंस से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजंस पढ़े हो तो वहां पर भी आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो मजिस्ट्रेट को भी ये अधिकार है कि वो आदेश देकर उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन फिर यही चीज है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति या मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करता भी है तो उसको यथासंभव शीघ्रता से पुलिस के कस्टडी में उसको देना आवश्यक है, जैसे ही पुलिस की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट के कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि क्यों वारंट इशू, क्यों बिना वारंट के पुलिस कब कर सकती है और कब नहीं कर सकती है।
अगर विद वारंट करती है तो वारंट कौन इशू करता है, कब इशू करता है, क्यों इशू करता है, और अगर बिना वारंट के है तो पुलिस क्यों बिना वारंट के इशू करती अरेस्ट कर सकती है, क्या कारण है इसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली जो बेयर एक्ट के प्रोविजन है अरेस्ट के बारे में वो क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सेक्शन 41 ऑनवर्ड अरेस्ट के बारे में प्रोविजन है, ठीक है। तो सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट द पुलिस ऑफिसर में, देखिए जैसा कि मैं कह रहा था कि 41 में शैल वर्ड यूज नहीं किया गया है और मे वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। तो पुलिस अधिकारी जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना उसके वारंट, उसके द्वारा जारी वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो इसके संबंध में बेयर एक्ट के क्या प्रावधान है ये आगे के स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। सेक्शन 41 इसकी हेडिंग ये है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। जो सब क्लास 1 है उसमें इस तरह से प्रोविजन स्टार्ट होता है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो इसमें सब क्लॉज 1 का फिर बाई सब क्लॉज है, चार सब क्लॉजेस हैं इसमें। जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, नंबर या कि पुलिस के सामने करता है। नंबर 2, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, कंप्लेंट दर्ज कराया जा चुका है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, पुलिस को सूचना प्राप्त हो चुकी है जो कि 154 में प्राप्त होती है, या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी। इसमें कुछ मिस्टेक है। रीजनेबल suspicion exists that he has committed a cognizable offence double with imprisonment for a term which may fine following conditions। अगर किसी के ऊपर ये शक है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी जो सजा है वो 7 वर्ष से कम की नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे और बेयर एक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो यहाँ टाइपिंग की गई है उसमें कहीं कुछ गलती हुई है तो आप बेयर एक्ट से इसको टैली कर दें, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई गंभीर अपराध करता है तो वहां पर वो अरेस्ट कर। तो ये सारे ये कंडीशंस है कि कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और फिर जो बी वाला पार्ट है ख, उसमें भी ए और बी के 2 पार्ट है। पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवार इत्तला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। ये कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले कहा कि पुलिस में अरेस्ट, तो आवश्यक नहीं है कि एक एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज कराया गया तो पुलिस उसको अरेस्ट कर ही ले, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी चेक करने का अधिकार पुलिस के पास है। हो सकता है कि जो एफआईआर दर्ज कराया गया हो वो एफआईआर गलत हो सकता है कि कंप्लेंट जो दर्ज कराया गया हो वो कंप्लेंट सही नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को संदेह करने का ये आधार होना चाहिए कि ऐसा कोई अपराध किया गया है। अगर पुलिस को संदेह करने का कारण नहीं है तो पुलिस उसे अरेस्ट करने से बच भी सकती है। कई बार क्या होता है कि एफआईआर तो पुलिस को लिखना ही है, एफआईआर दर्ज करा दिया गया, लेकिन एफआईआर के अकॉर्डिंग फैक्ट नहीं है, हो सकता है गलत एफआईआर लगा दिया गया हो, तो पुलिस इंक्वायरी उसकी कर देती है। इसलिए बाध्यता इसमें नहीं बनाया गया है कि अरेस्ट करेगी। पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई अपराध करने से निवारित करने के लिए या अपराध समुचित अन्वेषण के लिए, यानी किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से प्रिवेंट करने के लिए, कोई मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सही ढंग से, या अपराधी के साक्ष्य को गायब करने या किसी के साथ छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए। मतलब वही संभावना है कि कोई जो एक्यूज्ड है वो छेड़छाड़ कर सकता है उसके साथ, एविडेंस के साथ,
या उस व्यक्ति को किसी ऐसे मामले तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने या उसे धमकी देने या उसे वायदा करने से जिससे न्यायालय उसे पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने का मनाया जा सके, निवारित करने के लिए जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता न्यायालय में उसकी उपस्थिति तब भी अपेक्षित न हो, सुनिश्चित नहीं किया सकते। यानी ये पांचों कंडीशंस हैं कि पुलिस को ये लगता है कि नहीं वास्तव में अपराध कर चुका है, उसके बारे में कंप्लेंट हो चुका है, वो अगर कोई एविडेंस को नष्ट करने वाला है, ठीक है, या वो जो इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग है उसको वो वायलेट कर सकता है, या न्यायालय में जब बुलाए तो वो उस वक्त नहीं आएगा। ये सब अगर कारण है तो ही पुलिस उसको अरेस्ट करने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो ये चूंकि काफी लंबा हो जाएगा, अभी 41 बहुत लंबा है, तो आज की तारीख में हम 41 सब क्लॉज 1 के सारे क्लॉजेस केवल हम देख पाए हैं। अभी इसके आगे भी बहुत सारे प्रोविजन है, ए बी सी डी ई तक है, तो इसके बाकी के प्रोविजन हम कल देखेंगे। और मेरा फिर आपसे एक बार सलाह है कि आप इसकी बेयर एक्ट के प्रोविजन को आप जरूर देखें। हालांकि मैंने कोशिश की है कि सारे बेयर एक्ट के प्रोविजन को स्लाइड पे ले आए ताकि आपको रेडी हैंड मिले और यहीं पर बात कर सके, लेकिन फिर भी कई बार स्लाइड बनाने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप इसको बेयर एक्ट से जरूर टैली कर लें। और कोई पॉइंट्स हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख लें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।